Hey everyone, today we are going to do a very important topic of cost accountancy, that is contract costing. It is important for UPPGT exam, UPHCSC, BCom, MCom and other various exams. अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अच्छा, नॉर्मल लैंग्वेज में आपने कॉन्ट्रैक्ट वर्ड सुना ही होगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज़। ठीक है, इट इज़ एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज़। अब ये दो पार्टीज़ कौन सी होती हैं? अच्छा देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक हम पढ़ते हैं बिजनेस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ऑल्दो कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक मीनिंग सेम रहती है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या? एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज़। यही मतलब ये बिजनेस लॉ में पढ़ते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो भी यही होता है। वहाँ पे दो पार्टीज़ हम मान के चलते हैं, प्रोमिसर और प्रोमिसी। यहाँ पे हम दो पार्टीज़ कौन सी मानेंगे? पहली पार्टी होगी हमारी कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, और सेकंड पार्टी जो होगी हमारी वो होगी कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी इज़ द पर्सन जो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। ठीक है, अगर हम मान लें कि कोई कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, अभी अगर एग्जांपल के लिए मान लें कि कोई कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्टी कौन होगा? जो एक कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, और कॉन्ट्रैक्टर इज़ द पर्सन हु इज़ अंडरटेकिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट, जो वो कॉन्ट्रैक्ट रिसीव कर रहा है, उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन का काम करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक अग्रीमेंट होता है दो पार्टीज़ के बीच में। पार्टीज़ कौन सी होती हैं? एक पार्टी होती है कॉन्ट्रैक्टर, एक पार्टी होती है कॉन्ट्रैक्टी। अच्छा, अब देखिए, कॉन्ट्रैक्टी आप समझ गए। कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। बेसिकली इसको सपोज़ एक सोसाइटी बिल्ड करवानी है, मतलब उस सोसाइटी में पूरे अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स होंगे, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, जो भी होगा, ठीक है। तो इसको एक पूरी सोसाइटी बिल्ड करवानी है, और इन्होंने ये सोसाइटी बिल्ड कराने का कॉन्ट्रैक्ट इस कॉन्ट्रैक्टर को दिया है। सपोज़ दिस इज़ मिस्टर एक्स एंड दिस इज़ मिस्टर वाई, ठीक है। तो अब जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा वो कौन किसे पे करेगा? हमने इतना तो हमें पता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व, ऑब्वियसली कोई फ्री में तो काम करेगा नहीं। तो जो कॉन्ट्रैक्टी होगा वो कॉन्ट्रैक्टर को क्या पे करेगा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में जो भी पैसे लगेंगे और प्लस कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को देता है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं ज़रा। हम जब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ते हैं ना, तो हमें अज्यूम करना है कि हम हैं कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम एक अकाउंट बनाते हैं बस, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और वो कॉन्ट्रैक्टर की नज़र से बनता है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में बनता है बेसिकली। नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो इज़, देखो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, अभी जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि एक पूरी सोसाइटी बिल्ड करनी है। जब हम कोई भी अपने अकाउंटिंग करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नॉर्मली हमने पढ़ा है कि हम एंड ऑफ द ईयर, जो कि 31 मार्च को हम अपनी बैलेंस शीट बना लेते हैं, ठीक है। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च की डेट पे हमारी बैलेंस शीट बन जाती है। बट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इट इज़ नॉट ऑलवेज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नॉट ऑलवेज़ नेसेसरी कि वो आपका एक साल में कंप्लीट हो जाए। कई कॉन्ट्रैक्ट्स एक साल में कंप्लीट हो सकते हैं, कई कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकता है 5 साल लें, 10 साल लें, हो सकता है 10 साल से ज़्यादा का भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो। तो क्या ऐसे केस में हम 5 साल के बाद उसकी अकाउंटिंग करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम ईयरली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते रहेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में बेसिकली हमें करना क्या होता है? हमने पूरे कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं उसकी डिटेल्स होती हैं। हमें अगर जो इनकम हुई है, इनकम मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमें जो मिली है उसकी डिटेल होती है, और कुछ कुछ चीज़ें और होती हैं, वो भी हम आगे फॉर्मेट पढ़ते पढ़ते देखते रहेंगे। और इन सपोज़ हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था टोटल 10 करोड़ का, और हमारे एक्सपेंसेस हो गए अगर 7 करोड़ के, तो मेरा प्रॉफिट आ गया 3 करोड़ का, ठीक है। तो हमें बेसिकली अपना प्रॉफिट निकालना होता है, जैसे कि बाकी अकाउंटिंग में करते हैं, बाकी कॉस्टिंग में करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, अब देखो ऐसा हो सकता है ना, ये जो मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ मिस्टर वाई के ही कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हों। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये साइमल्टेनियसली दो कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम कर रहे हों, कॉन्ट्रैक्ट ए और कॉन्ट्रैक्ट बी। इन दैट केस अकाउंटिंग कैसे होगी? कॉन्ट्रैक्ट ए की कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या इसकी अकाउंटिंग एकदम अलग होगी, और कॉन्ट्रैक्ट बी की अकाउंटिंग एकदम ही अलग होगी। इसके लिए एक अकाउंट नहीं बनेगा, सेपरेट अकाउंट्स बनेंगे।
अगर हो सकता है ना कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो वो एक ही प्रोजेक्ट लेके तो नहीं बैठा होगा, हो सकता है 2, हो सकता है 3, 4, जितने भी प्रोजेक्ट्स उसने लिए हों उतनी डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बनेंगे। अब हमें स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स देख लेने हैं। देखिए, पहले तो एक चीज़ जान लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट या तो कंप्लीट होगा या तो इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट होने का क्या मतलब है? देखो, अभी मैंने बताया था ना, ज़रूरी नहीं है कि साल भर में आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए। तो जब आप अकाउंटिंग करेंगे तब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है इनकम्प्लीट हो, कंप्लीट ना हो। अब अगर कंप्लीट है तब तो जाहिर सी बात है, जैसे हम नॉमिनल अकाउंट बनाते हैं कि इधर हम सारे डेबिट में एक्सपेंसेस लिख देते हैं, इधर इनकम लिख देते हैं, क्रेडिट साइड हमारा ज़्यादा आता है तो हमारा डेबिट में प्रॉफिट आ जाता है। ये बात हम करते हुए आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है, मतलब कि अभी मेरे और भी फर्दर एक्सपेंसेस होने बाकी हैं, शायद कुछ और क्रेडिट साइड में भी मुझे एंट्रीज़ करनी रहें बाद में, तो हम अभी अपना प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं निकाल सकते जब तक मेरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश ना हो जाए। वॉट एवर द टाइम इज़, 5 साल 10 साल, जब भी वो पूरा टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम एक्चुअल प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, नोशनल प्रॉफिट निकालते हैं। नोशनल प्रॉफिट मतलब एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, बट अभी के एक्सपेंसेस के हिसाब से, अभी के जो एक्सपेंसेस हुए हैं, अभी की जो इनकम हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो मेरा प्रॉफिट आता है ना, उसको क्या बोलते हैं, नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं। तो हम नोशनल प्रॉफिट के बेसिस पे आगे वर्क करते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में हमें 1-2 टर्म्स और पता होने चाहिए। देखो, मान लो ये आपका इतना प्रोजेक्ट था जो आपको कंप्लीट करना था। इतना प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना था और आपने इतना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। सपोज़ ये 80% था, 80% काम आपने कंप्लीट कर लिया है और ये 20% का काम अभी इनकम्प्लीट है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो कॉन्ट्रैक्टी है वो 80% का पैसा दे देगा। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 10 करोड़ का है, आपका कॉन्ट्रैक्ट 10 करोड़ का था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका 10 करोड़ का था, आपने 80% काम कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि टेक्निकली आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे 8 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो, कोई सर्टेनिटी नहीं होती ना। अगर हो सकता है आपको 8 करोड़ मिले, आप बचा हुआ 20% काम ना करो, ऐसा हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसा कर सकते हैं। तो इसीलिए पूरा पैसा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं देते जितना आपने काम किया होता है। कितना पैसे देते हैं? देखो, अब इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, 80% के भी 2 पार्ट्स होंगे। हो सकता है कि उन्होंने आपका 80% में भी इतना पार्ट, जितना ये शेडेड पार्ट है ना ग्रीन कलर से, इतने पार्ट को उन्होंने ग्रीन फ्लैग दिया हो। ग्रीन फ्लैग एज एन इतने पार्ट को सर्टिफाई किया हो, जिसको बोलेंगे हम वर्क सर्टिफाइड, मतलब कि वो इतने ही काम को, सपोज दिस इज 70% ऑफ योर वर्क, आपने ये पूरा 100% काम था, 20% तो चलो अभी किया ही नहीं, 80% आपके अकॉर्डिंग आपने कर दिया था। बट जब कॉन्ट्रैक्टी ने, आपके क्लाइंट ने आपका काम देखा तो उसने कहा कि हम सिर्फ 70% वाले काम को ही कंसिडर करेंगे और हम ये 10% वाले काम को नहीं कंसिडर करेंगे। मतलब कि ये काम दोबारा करके दो या फिर सही करके दो। बात समझ में आ रही है? तो ये जितना काम उन्होंने कंसिडर नहीं किया है ना, इसको बोलेंगे हम वर्क अनसर्टिफाइड या नॉट सर्टिफाइड, कि इस पर अभी सर्टिफिकेट नहीं लगा है, सर्टिफाई नहीं हुआ है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वर्क अनसर्टिफाइड। और ये जितने काम पे उन्होंने ओके कर दिया है उसको बोलेंगे वर्क सर्टिफाइड। अब आप ये बोलोगे कि 70% काम हमारा ओके कर दिया है, ग्रीन फ्लैग दे दिया है, तो हमें 10 करोड़ में से 7 करोड़ दे दो। तो ऐसा भी नहीं होता है। आपने जितना काम किया होता है ना सर्टिफाइड, उसका कुछ परसेंट आपको पैसा मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैश रिसीव्ड, ठीक है। इसका कुछ परसेंट आपको रिसीव हो जाता है, नॉट द कंप्लीट अमाउंट। पूरा अमाउंट नहीं कंप्लीट होता है, मतलब पूरा अमाउंट नहीं रिसीव होता है, वो बाद में रिसीव होता है, ठीक है। इसको छोड़ के एक टर्म और हमें पता होना चाहिए, जो कि है एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन क्लॉज किस लिए होता है? इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। देखो, हमने अभी बात की ना कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट 5 साल 10 साल, कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े बड़े होते हैं तो ज़्यादा टाइम के होते हैं। अभी देखो, मान लो अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मान लीजिए 2020 का कॉन्ट्रैक्ट है, 2020 में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने। अब मिस्टर वाई ने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रख दी इसकी 50 करोड़, ठीक है, 50 करोड़ की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रख दी, और ये कॉन्ट्रैक्ट था 10 साल का, ठीक है, 2030 तक ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। तो अब ये बताइए कि जो 50 करोड़ की अभी वैल्यू है, क्या 2030 में भी 50 करोड़ की वही वैल्यू रहेगी? बिल्कुल भी नहीं, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इन्फ्लेशन में क्या होता है, आपकी जो
मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, जनरल प्राइस लेवल बढ़ता है, मनी की वैल्यू कम हो जाती है। तो 2030 में आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। अभी जो आपका जो भी एक्सपेंसेस लगेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके जो भी लगे, मटेरियल के, लेबर के, आप जो भी प्लांट्स वगैरह यूज़ कर रहे हो अपने कॉन्ट्रैक्ट में, उन सब की वैल्यू कम होगी। 2030 तक पहुँचते पहुँचते सबकी वैल्यू बढ़ चुकी होगी, ठीक है, बढ़ चुकी होगी। तो इसका क्या मतलब है, मिस्टर एक्स ने अपने लिए जो प्रॉफिट निकाला होगा, 50 करोड़ में पूरा प्रॉफिट तो है नहीं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ना पूरी पूरी, इसी में से उनको सारे खर्चे भी देने हैं, प्रॉफिट भी निकालना है। तो अब अगर जो भी रिसोर्सेज हैं, मटेरियल, लेबर, बाकी सारे प्लांट वगैरह, अगर उन सब की कॉस्ट ही इंक्रीज़ हो जाएगी तो मिस्टर एक्स का प्रॉफिट अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। तो इसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट में पहले से एक एस्केलेशन क्लॉज डाल देते हैं। एस्केलेशन क्लॉज का क्या मतलब हुआ कि सपोज़ अगर रॉ मटेरियल्स की वो क्लॉज पे डिपेंड करते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे मान लो आपने अपना क्लॉज डाल दिया, मिस्टर एक्स ने क्लॉज डाल दिया कि अगर रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट 5% से ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, अगर 5% तक इंक्रीज़ हुई है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन तो होगा ही ना यार, ठीक है। तो अगर 5% तक इंक्रीज़ हुई है तब तो कोई बात नहीं, बट इफ़ इट हैज़ इंक्रीज्ड मोर देन 5%, तो फिर इन्होंने क्या कहा कि हम अपनी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंक्रीज़ कर देंगे 10% से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, एस्केलेशन क्लॉज। इट इज़ अ प्रोविजन इन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट कॉल्स फॉर एडजस्टमेंट इन फीस, वेजेस और अदर पेमेंट्स टू अकाउंट फॉर फ्लक्चुएशंस इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और लेबर। क्योंकि आपकी मटेरियल और लेबर की कॉस्ट अभी कुछ और है, बाद में बढ़ सकती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट वाला जो मार्जिन होता है ना, वो कम हो जाता है। उसको बैलेंस आउट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ाने का बाद में वो क्लॉज रखते हैं, दैट इज़ नोन एज व्हाट, एस्केलेशन क्लॉज। अब ज़रा हम सीधे देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ओके, सो दिस इज़ अ स्पेसिमेन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। अब देखो, ये मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे लाइन नहीं ड्रॉ की है, आप इसको समझ लेना, ये यहाँ से ऐसे फॉर्मेट है इसका, ठीक है, जैसे नॉर्मल नॉमिनल अकाउंट्स बनते हैं ना, डेबिट और क्रेडिट वाले, सेम वही है। ये आपका डेबिट साइड हो गया, ये आपका क्रेडिट साइड हो गया। जितनी भी चीज़ें आपके कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ हो रही हैं सब कुछ डेबिट साइड में आएंगी, मटेरियल, लेबर, प्लांट जो भी होगा, ठीक है। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है, मटीरियल। टू डायरेक्ट मटीरियल परचेज्ड, मतलब अगर आपने कोई मटीरियल परचेज़ किया है तो। इशूड फ्रॉम स्टोर्स, अगर आपने स्टोर से मतलब आपके वेयर हाउस में, आपके स्टोर में पहले से ख़रीदा हुआ मटेरियल रखा था, आपने इशू करवाया है वहाँ से तो। या फिर ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, अभी मैंने बताया था ना कि हो सकता है एक कॉन्ट्रैक्टर एक ही वक्त पे 2 या 3 या 4 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम कर रहा हो। अब मान लीजिए 3 कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं, एक बंदे के, एक कॉन्ट्रैक्टर के 3 कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं, ए, बी और सी, ठीक है। तो हो सकता है ना वो एक ही मटेरियल बी पे थोड़ा बहुत मटेरियल यूज़ किया उसने, उसके बाद वही मटेरियल ए पे भेज दिया, ए वाले कॉन्ट्रैक्ट साइट पे भेज दिया, या सी वाली साइट पे भी सेंड कर दिया, ठीक है। तो वो लिखा हुआ है ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। तो मटेरियल किसी भी तरह का। नेक्स्ट है क्या, वेजेस। वेजेस मतलब जो भी पैसा आप लेबर्स को दे रहे हो। ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, अगर आप कोई बाद में आउटस्टैंडिंग वेजेस वगैरह हैं उनको ऐड कर लीजिए, जैसे नॉर्मल ट्रेडिंग वगैरह में करते थे। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू प्लांट। अच्छा, प्लांट में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ऐसा हो सकता है कि अभी जैसे मैंने बताया कि आप एक या दो, मान लेते हैं 2 कॉन्ट्रैक्ट्स पे कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, ठीक। प्लांट का मतलब क्या, मशीनरी। अब हो सकता है कि वो एक ही मशीनरी कॉन्ट्रैक्ट ए में भी यूज़ कर रहा हो और कॉन्ट्रैक्ट बी में भी यूज़ कर रहा हो। ऐसे केस में क्या होगा, हम प्लांट की या मशीनरी की डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालेंगे। डेप्रिसिएशन हमारे लिए तो एक्सपेंस है ना, डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालेंगे, उसको लिख देंगे। अगर हमने एक प्लांट या एक मशीनरी को सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही ख़रीदा है, उसी में वो पूरा यूज़ हो जाएगा, या हमने हायर पे लिया है, हायर चार्जेस दे रहे हैं, जो भी है, ठीक है। अगर एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के लिए लिया है तो हम पूरे पूरे प्लांट की वैल्यू लेंगे, और अगर हमने दोनों या तीनों जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हमारे साइड चल रहे हैं सब में हम वही प्लांट वही मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हम उसका डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक प्लांट इफ़ यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक्सक्लूसिवली एक ही कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ हुआ है तो उस पूरे स्पेसिफिक प्लांट की वैल्यू, और अगर अदर कॉन्ट्रैक्ट्स में भी यूज़ हुआ है तो फिर डेप्रिसिएशन। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्या है, टू P&L अकाउंट। P&L अकाउंट किस पे है,
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट और मटेरियल, मतलब कि मान लो कुछ मटेरियल या प्लांट वगैरह बचा हुआ था आपका और आपके पास कोई दूसरी साइट नहीं है जहाँ पे आपको वो मटेरियल या वो प्लांट बेचना है, तो उससे जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट आप यहाँ पे ले आएंगे। अब क्योंकि इसकी बात हो रही है तो हम इसके लॉस पे भी तुरंत ही देख लेते हैं। अगर प्रॉफिट इधर आया है तो प्लांट या मटेरियल बेचने पे अगर लॉस होगा तो वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट पे जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, बाय पीएल अकाउंट में मटेरियल लॉस्ट, स्टोलन, प्लांट लॉस या स्टोलन, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सारी एक जैसी चीज़ें हैं। अच्छा देखो इसका क्या लॉजिक है, ऐसे रटने वाली चीज़ नहीं है कोई। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस में आपका जो लॉस वाला पार्ट है वो क्रेडिट में क्यों जा रहा है, क्योंकि हम लोग पीएल अकाउंट पढ़ते थे ना, पीएल अकाउंट में क्या होता है, जो भी हमारे लॉस होते हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में सारे लॉसेस को अगर क्रेडिट करेंगे तो जब इसकी ऑपोजिट एंट्री होगी, जब हम पीएल अकाउंट बनाएंगे तो फिर वो वापस से डेबिट हो जाएगा। ठीक है, यही करते हैं ना अकाउंट्स में। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हमने इसको क्रेडिट किया है, अब जब पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे क्रेडिट है तो पीएनएल अकाउंट में ये डेबिट हो जाएगा, ये वाला पार्ट डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट है वो वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पे डेबिट है तो पीएल बनाने में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं ज़रा, टू पीएल इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ कंप्लीट। अच्छा यहाँ पे ज़रा मैं पेन का कलर चेंज कर दे रही हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। या पहले क्रेडिट साइड देख लेते हैं। क्रेडिट साइड में क्या है, टू बाय मटेरियल, रिटर्न टू सप्लायर्स। देखो डेबिट साइड में हम क्या क्या देख रहे थे कि जो मटेरियल हमने यूज़ किया है। क्रेडिट साइड में कौन सा मटेरियल देखेंगे, जो बच गया हमने वापस भेज दिया, ऐसा वाला मटेरियल। रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को वापस भेज दिया। रिटर्न टू स्टोर्स, स्टोर या वेयर हाउस में वापस भेज दिया। ट्रांसफ़र टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, एक साइट से दूसरी साइट पे भेज दिया, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की साइट पे भेज दिया, या फिर बेच दिया, या एट साइट इन हैंड, अभी बचा हुआ है, मतलब कि किसी भी तरह का क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक याद करिए, हम लोग क्रेडिट साइड लिखते थे ना, ट्रेडिंग वगैरह में भी क्रेडिट साइड पे लिखते थे। यहाँ पे फिर बाय प्लांट, जब हमने डेबिट में टू प्लांट लिखा था तो उसका क्या मतलब था कि हमने वो प्लांट यूज़ कितना किया है। क्रेडिट में लिखा है मतलब बचा हुआ है अभी। अगर प्लांट हमने स्टोर पे रिटर्न कर दिया, या हमने दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र कर दिया, सेल कर दिया, या फिर अभी भी एट साइट पे है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोज स्टॉक नहीं बोल सकते आप, मशीनरी है तो उसको स्टॉक नहीं बोल सकते, तो प्लांट एट साइट बोल रहे हो। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं यहाँ पे ज़रा पेन का कलर चेंज कर देती हूँ। तो अभी हम एक बाइफरकेशन देते हैं। देखो अभी मैंने ऊपर क्या बताया था कि दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कंप्लीट या इनकम्प्लीट। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है तो यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट हो जाता है, बन जाता है पूरा। मैं यहाँ पे एक हल्की सी लाइन खींच देती हूँ, ये यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक एंट्री मिस हुई थी, बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्रेडिट साइड में मेनली जो हमारी सबसे मेन इनकम है वो कौन सी है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। जो हमारे क्लाइंट ने, हमारे कॉन्ट्रैक्टी ने हमें पैसे दिए हैं, हमें मतलब कॉन्ट्रैक्टर को। इन द स्टार्ट मैंने बताया था ना कि कॉन्ट्रैक्टर अपनी बुक में बना रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज़ द कंसिडरेशन, उसको पैसे रिसीव हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। ठीक है, इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब आपका क्रेडिट साइड पे इनकम्स आ गई, या फिर आपकी जो क्लोजिंग स्टॉक वाली चीज़ें थी वो सारी चीज़ें आ गई। डेबिट साइड पे आपकी सारी इनकम एक्सपेंसेस आ गए। सारी इनकम को लो और जितने भी एक्सपेंसेस हैं एक्सपेंसेस को माइनस करो, जो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। जैसे कि यहाँ लिखा है टू पीएनएल अकाउंट इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ कंप्लीट। ये कब की बात है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है तो। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं है तो जाहिर सी बात है कि ये प्रॉफिट अगर आप निकाल भी रहे हो ना, तो निकाल तो लोगे ही, बट इन दैट केस ये प्रॉफिट नहीं होगा, नोशनल प्रॉफिट होगा, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था। तो ये तो ईजी सा हो गया अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट है। अब बात करते हैं ज़रा कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट होगा तो हमें कौन कौन सी चीज़ें एडिशनल करनी है। तो देखिए अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट होगा तो कुछ चीज़ें हम ज़रा आगे देख लेते हैं। पहले मान लो मेरा अभी कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है तो मैं ये पीएल वाला पार्ट तो नहीं लिखूंगी। ठीक है, पीएल वाला पार्ट तो नहीं लिखूंगी। क्या लिखूंगी यहाँ पे, बैलेंस कैरीड डाउन। बैलेंस कैरीड डाउन में मैं अपना नोशनल प्रॉफिट लिख दूंगी, जो भी मेरा प्रॉफिट आ रहा होगा, क्योंकि वो फाइनल नहीं है तो इसलिए उसको नोशनल प्रॉफिट बोल रहे हैं। बट क्या मैं उस पूरे प्रॉफिट को एज अ प्रॉफिट यूज़ करूँगी, क्या मैं उसको पीएल में ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ अभी।
क्यों? क्योंकि अभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है, अभी शायद 3 साल 4 साल 5 साल और बचा हुआ है, तो मुझे आगे का काम करवाने के लिए भी तो पैसे चाहिए, ठीक है। तो वो पूरा पैसा मैं पीएल में नहीं ट्रांसफ़र कर सकती, तो मैं उसको कहाँ ट्रांसफ़र करती हूँ? डब्ल्यूआईपी में, मतलब कि वर्क इन प्रोग्रेस में, जो कि बोलते हैं डब्ल्यूआईपी रिजर्व, ठीक है। डब्ल्यूआईपी रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं कि वो वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व है, आगे जैसे जैसे काम होता रहेगा वैसे वैसे वो पैसे यूज़ होते रहेंगे, ठीक। अब हमें रिजर्व में, डब्ल्यूआईपी रिजर्व में कितने पैसे डालने होते हैं, इसके लिए एक रूल दिया गया है। हम देखते हैं कि हमारा कितना काम सर्टिफाइड है, कितना काम कंप्लीट हो गया है। तो आइए हम पहले वो रूल देख लेते हैं। पहला रूल क्या है? इफ़ द वैल्यू ऑफ सर्टिफाइड वर्क अभी मैंने आपको बताया था, जितना काम आपका ओके कर दिया हो, आपके क्लाइंट ने, आपके कॉन्ट्रैक्टी ने जितना काम ओके कर दिया हो, उसको वर्क सर्टिफाइड बोलते हैं। तो इफ़ द वैल्यू ऑफ सर्टिफाइड वर्क इज़ लेस देन 1/4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है आपकी 10 लाख की, 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट वैसे तो होना मुश्किल है, एक एग्जाम्पल ले रही हूँ बस। अब इस 10 लाख का 1/4 मतलब 25%, इसका 1/4 मतलब 25% कितना हुआ? 2.5 लाख, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? अगर आपका वर्क सर्टिफाइड 1/4 से कम है, 1/4 से कम है, मतलब कि 10 लाख रुपए तक का काम करना था और आपने अभी 2.5 लाख का भी काम नहीं किया है, अगर इससे भी कम काम किया है, इन दैट केस नो प्रॉफिट इज टेकन, बैलेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। मतलब कि हम बिल्कुल भी प्रॉफिट मानते ही नहीं हैं, कोई भी नोशनल प्रॉफिट नहीं लेंगे, पूरा पूरा पैसा कहाँ डाल देंगे? वर्क इन प्रोग्रेस वाला रिजर्व अकाउंट में डाल देंगे। बात समझ में आई? अगर मेरा 1/4 से भी कम काम सर्टिफाइड है, अच्छा कितना काम सर्टिफाइड है, कितना काम नहीं सर्टिफाइड है, क्वेश्चन में गिवन होता है। तो अगर मेरा काम 1/4 से भी कम सर्टिफाइड है, और 1/4 किसका? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे निकालते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जितनी भी दी होगी ना, अगर मान लो आपका दिया हुआ है वर्क सर्टिफाइड इज़ 50% और 75%, 80% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का अगर 1/4 मतलब कि 25% से भी कम काम सर्टिफाइड है, तो बिल्कुल भी नोशनल प्रॉफिट नहीं निकालेंगे, सारा पैसा वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व में डाल देंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इफ़ द वर्क सर्टिफाइड इज़ मोर देन 1/4 मतलब 25% से ज़्यादा है, बट लेस देन 1/2 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, 25% से ज़्यादा है लेकिन 50% से कम है, ठीक है। इन दैट केस क्या होता है? हम प्रॉफिट कितना लेते हैं? नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। नोशनल प्रॉफिट मतलब जो बैलेंस का आपका कैरी डाउन निकाला था ना आपने, वो इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ठीक। इसके बाद क्या है? नेक्स्ट है आपका, इफ़ द वैल्यू ऑफ सर्टिफाइड वर्क इज़ 1/2 और मोर बट लेस देन 90%, मतलब 50% से ज़्यादा लेकिन 90% से कम काम आपका सर्टिफाइड है, सेम ऊपर वाले फॉर्मूले पे बस 1/3 की जगह 2/3 कर देते हैं। नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। लास्ट केस क्या है? इफ़ द वर्क सर्टिफाइड इज़ बिटवीन 90% एंड 100%, मतलब 90% से ऊपर और 100% से नीचे। 100% से नीचे क्यों? अगर 100% हो ही गया होता तब तो फिर इनकम्प्लीट ही नहीं होता ना कॉन्ट्रैक्ट। तो जब आपका वर्क सर्टिफाइड इज़ बिटवीन 90% एंड 100%, तो हम क्या करते हैं? ये रीड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल फार्मूला लगाएंगे। नोशनल प्रॉफिट, जो ऊपर वाला फार्मूला था ना, उसको बस हल्का सा चेंज करते हैं। नोशनल प्रॉफिट इंटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। बस ये फार्मूला लगा देंगे, नोशनल प्रॉफिट इंटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, अगर आपका काम 90% से ऊपर और 100% से नीचे सर्टिफाइड है। अब हम ज़रा वापस देखते हैं अपना स्पेसिमेन जो हम देख रहे थे ना फॉर्मेट। हाँ, अब यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए, अब आपकी बेटर समझ में आएगा। टू बैलेंस कैरी डाउन इफ़ वर्क कॉस्ट इज़ मोर देन 1/4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अगर देखो, अगर वर्क सर्टिफाइड इज़ मोर देन 1/4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये क्यों लिखा है मोर देन 1/4? अगर 1/4 से भी कम काम सर्टिफाइड है, तो मैंने क्या बोला था? पूरा पूरा पैसा WIP में चला जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाता है, ठीक है। तो अगर 1/4 से कम है तब तो पूरा पैसा WIP में आ जाएगा। अगर 1/4 से ज़्यादा है आपका वो क्या कहते हैं, वर्क सर्टिफाइड, तो फिर जितना पैसा, जितना आपने वहाँ पे कैलकुलेट किया है, वो बैलेंस कैरी डाउन में आएगा, मतलब ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा, और WIP में मतलब रिजर्व में डाल दोगे बाकी का पैसा। ये आपका डेबिट साइड हो गया। क्रेडिट साइड पे हम क्या चेंजेस करते हैं?
कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट नहीं लिखते यहाँ पे, ठीक है। मतलब जो आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि अभी हमें पैसे मिले ही नहीं है। मेरा जब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो जाता, कॉन्ट्रैक्टी पागल तो है नहीं कि वो मुझे 10 करोड़ उठा के दे देगा कि हाँ ये ले लो, 5 साल तक करते रहना काम, ऐसा नहीं होता। तो हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट ना लिख के क्या लिखेंगे? बाय वर्क इन प्रोग्रेस। किस केस में? इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के केस में। और वर्क इन प्रोग्रेस इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। वर्क इन प्रोग्रेस में भी आपका थोड़ा सा काम तो सर्टिफाइड है ना, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और कॉस्ट ऑफ वर्क इन अनसर्टिफाइड। जितना काम आपका सर्टिफाइड नहीं हुआ है उन दोनों को लिखेंगे, ठीक। इसके बाद जो बैलेंस कैरी डाउन किया था उसको ब्रॉट डाउन करोगे, और जो भी आपका प्रॉफिट है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ही है ये अभी, क्योंकि आपका फाइनल प्रॉफिट तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो सकता वो नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये आपका नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा और बचा हुआ WIP रिजर्व में चला जाएगा पैसा। बस इतनी सी बात है। बहुत इजी सा चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग का। ऑल्दो UP PGT के अगर स्पेसिफिक रेफरेंस में बात करूँ ना, तो बहुत क्वेश्चंस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग के नहीं बनते हैं। BCom वगैरह में तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और UP PGT के भी सिलेबस में है, तो हमें अच्छे से पढ़ना है। और बाकी भी अगर आपको UP PGT के लेक्चर्स देखने हो तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप वो देख लीजिएगा। इस पर्टिकुलर चैप्टर में कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।